हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। क्रांति बेसिकली व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए, किसी भी जो सिस्टम है उसमें चेंजेस के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। फ्रांस में ये क्रांति राजतंत्रीय शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और यहाँ पर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो है ये स्टार्ट की गई थी। किस प्रकार इस क्रांति का जो है विश्व स्तर पर प्रभाव पड़ा, ये सभी जो पॉइंट है इस हम चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 जुलाई 1789 ये वो डेट है जब फ्रांसीसी क्रांति जो है वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर क्या है, पहले डिस्कस किया हमने, राजतंत्रीय शासन पद्धति जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। किंग जो थे यहाँ पर लुई 16वां जो है वो शासन कर रहा था। यहाँ पर एक अफवाह फैल जाती है कि भाई सम्राट ने जो है वो ऑर्डर दिया है कि जनता को जो है गोलियों से भून दिया जाए, उनकी हत्या, निर्मम हत्या का जो है ऑर्डर किया गया है। ऐसी अफवाह जो है वो नागरिकों के बीच फैल गई और उन्होंने क्या किया, एक जनसेना का गठन कर दिया। हथियारों की खोज के लिए जो है वो बास्तिल जेल की ओर निकल पड़े और बास्तिल जेल का जो है उन्होंने एक तरीके से तोड़ दिया। वहाँ सर जो कैदी थे, वहाँ संख्या उनकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो वहाँ 7 कैदी थे उनको जो है उन्होंने रिहा करवा लिया। बास्तिल की जेल का टूटना जो है वो एक तरह से प्रतीक माना गया कि निरंकुश शासन को जो है उखाड़ फेंका गया और निरंकुश शासन का प्रतीक चिन्ह क्या थी, बास्तिल की जेल थी। बास्तिल की जेल जब टूट जाती है तो उसके ईंट पत्थर और जितने भी सामग्री थी वो उसको बेचा जाता है इस याद में कि भाई किस प्रकार जनता ने जो है क्रांति के माध्यम से जो है निरंकुश शासन व्यवस्था को जो है उखाड़ फेंका है, राजतंत्रीय शासन व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण क्या थे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है सोशल इनइक्वालिटी, यानी सामाजिक असमानता। वहाँ का जो सामाजिक ढांचा था, सोशल स्ट्रक्चर जो था वो ऐसा था जिसके वजह से जो है लोगों के बीच द्वेष जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और सबसे पहले देखिए, इसमें 3 वर्ग मेनली दिखाई देते हैं। सबसे पहले ऊपरी वर्ग जो है वो है पादरी वर्ग, जिसे हम क्लर्जी के नाम से जानते हैं। सेकंड जो है वो है कुलीन वर्ग, जिन्हें नोबल के नाम से जानता है। ये फर्स्ट और जो सेकंड वर्ग है, ये दोनों वर्ग जो है टैक्स फ्री हैं। इनको जो है कोई भी टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को, राजा को नहीं देना है। इन्हें सिर्फ इस वजह से कि ये जन्म से जो है वो ऊंचे कुल में पैदा हुए, जैसे कि इंडियन में भी सिस्टम देखा जा सकता था कि वर्ण व्यवस्था लागू हो चुकी थी, उसी तरीके से देखें फ्रांस में भी जो है एक तरह से वही सिस्टम चल रहा है कि यहाँ पर पादरी वर्ग और जो कुलीन वर्ग हैं, यानी जो अमीर वर्ग हैं और जो धर्म व्यक्ति है, धर्माधिकारी जो हैं, वो जो है एक तरह से फ्री हैं, टैक्स देने के लिए विवश नहीं है। लेकिन जो आम नागरिक है, आम पब्लिक है, वो 3 स्टेजेस में आगे डिवाइडेड है। पहले जो एजुकेटेड लोग हैं, एडवोकेट हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं। इसके साथ ही सेकंड स्टेज जो है वो हमारी पीजेंट्स, किसान की हैं। और जो थर्ड स्टेज है वो है हमारे लेबर, स्लेव, भूमिहीन मजदूर, किसान जो हैं वो इसके अंदर आते थे। यानी कि ये जो 3 स्टेजेस लास्ट हमारे जो है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको सबसे ज़्यादा जो है वो टैक्स देना है और इन्हीं के पास जो है आय का साधन जो है वो नहीं है। कमज़ोर, दबे कुचले और पिछड़े वर्ग से जो है इन्हें हम मान सकते हैं, लेकिन फिर भी इन पर क्या है, टैक्स की दोहरी मार लगा दी गई है, जो कि आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति का जो है एक कारण बनती है। आगे चलते हैं। The nobility and the clergy were exempt from taxes while the peasants had to them, यानी वही बात कह रखी है कि भाई जो नोबेलिटी और जो क्लर्जी वर्ग हैं, नोबेलिटी और जो क्लर्जी हैं, इनको टैक्स नहीं देना है, ये टैक्स से फ्री हैं, जबकि पीजेंट्स, किसान जो हैं, आम जनता जो है उनको टैक्स देना है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या आ गई थी, द कंट्री वाज बैंकरप्ट, जो देश है वो एक तरह से दिवालिया घोषित हो चुका है। एंड रॉयल स्पेंट एक्स्ट्रावेगेंट, और जो किंग है, सम्राट हैं, जो राजशाही परिवार है वो क्या है, बहुत ज़्यादा खर्चीला है। द वर्किंग क्लास वाज ऑल्सो इकोनॉमिक बर्डन, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, एक तरह से गलत जो उन्होंने आर्थिक नीतियाँ अपनाई हैं उसके कारण भी जो है फ्रांसीसी क्रांति आगे चलकर स्टार्ट हो जाती है। और शासक वर्ग का जो है फिजूल खर्ची करना और वित्तीय संसाधन जो है वो एक तरह से नष्ट हो गए थे। और लुई 16वां जो है, उसकी पत्नी जो है मैरी, वो भी बहुत ज़्यादा खर्चीली थी, जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति की दोहरी मार जो है वो जनता को झेलनी पड़ी। इसके साथ ही टैक्स जो है इन्होंने ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए थे, जो कि गलत नीतियों के कारण इसको में इंक्लूड कर सकते हैं हम। और लुई 14वां जो है, उनकी एक फेमस स्टेटमेंट है, मैं ही राज्य हूँ।
इस तरह से देखे जाए तो एक ऑटोक्रेसी शासन व्यवस्था जो है यहाँ पर स्थापित हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट जो कि है 7 ईयर वॉर यानी 7 वर्षीय युद्ध। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो है कर्नाटक इंडिया में जो है ये 3 युद्ध लड़े गए थे, और जो तीसरा युद्ध है तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जिसे जानते हैं, ये 7 वर्षों तक लगातार लड़ा गया। इसी कारण जो है हम इसे 7 वर्षीय युद्ध कह रहे हैं, और पेरिस की संधि के द्वारा ये समाप्त होता है। कोई भी कंट्री जो है वो ज़्यादा समय तक मजबूत नहीं रहेगी अगर वो युद्ध में झुकी रहेगी। जैसे देखिए 7 ईयर तक जो फ्रांस जो है वो लगातार युद्ध में वहाँ पर अपने आर्थिक संसाधन जो है वो यहाँ पर नष्ट हो रहे हैं, वित्तीय सहायता वहाँ पर उपलब्ध करवा रही है, सैन्य संसाधन जो हैं वो लगातार इसके लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है आर्थिक स्थिति फ्रांस की जो है और ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। और जो फ्रांस के शासक थे लुई 16वां से पहले के शासक जो थे वो भी ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट थे, जिसकी वजह से जो है खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा और राजकोष जो है एक तरीके से खाली हो गया है। अगला पॉइंट है हमारा अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष जो हो रहा है वहाँ पर फ्रांस का शामिल हो जाना। एक तरह से देखिए फ्रांस पहले तो जो है कर्नाटक के युद्ध में शामिल था, और इसके साथ ही अमेरिका के युद्ध में भी जो है वो शामिल हो जाता है। उसको फ्रीडम दिलाने के लिए वो लगातार प्रयास करता है। एक तरीके से देखें क्योंकि यहाँ पर फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में ये युद्ध लड़ा जा रहा था 7 वर्षीय, और जो अमेरिका जो है अमेरिका की बस्तियाँ जो थी वो भी किसकी थी, वो इंग्लैंड के द्वारा जो है यूके ब्रिटेन के द्वारा जो है यहाँ पर जो है उनको दास बना लिया जाता है, और इससे आज़ादी दिलाने के में जो है फ्रांस मदद करता है, जिसके कारण आर्थिक और सैन्य सहायता उपलब्ध फ्रांस कराता है, जिसके कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो जाती है और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मिजरेबल कंडीशन हो जाती है, और राजकोषीय घाटा जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। राजकोषीय घाटे का अर्थ है प्राप्तियाँ जब जो हैं वो कम होती है और व्यय जो है उसका ज़्यादा होता है। ऑटोक्रेसी हमने पीछे भी देखा था, लुई 14वां जो है वो ये कह रहा है कि मैं ही राज्य हूँ, यानी निरंकुश तानाशाही शासन व्यवस्था जो है यहाँ पर स्थापित हो चुकी हैं। किंग लुइस जो 16 है वाज एन एब्सोल्यूट मोनार्क हु बिलीव्ड ही हैड डिवाइन राइट, और वो एक तरह से दैवीय सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। जैसे कि इंडिया में भी ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा कि राजा जो है वो दैवीय सिद्धांत को अपनाकर जो है स्वयं को कि भाई वो देवता के द्वारा उसको ईश्वर ने उसे भेजा है, वो राजा जो है राज करता है। यही सिद्धांत जो है वो यहाँ पर कौन है, लुई 16वां अपना रहा है। इसके साथ ही फ्रांसीसी क्रांति का एक दूसरा कारण है इन्फ्लुएंस ऑफ फिलोसोफर, यानी दार्शनिकों का जो है प्रभाव पड़ा गया है। दार्शनिकों की जो रचनाएं हैं, उनकी पुस्तकें हैं, वो विश्व के अन्य स्तर पर जो है लोगों के बीच जाने लगी हैं। लोग उनके बारे में पढ़ने लिखने और समझने लगे हैं। उनके बीच जो है थिंकिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा हुई है। इसके साथ ही मोंटेस्क्यू जो है उनकी एक बुक है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें उन्होंने जो है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, जो विश्व स्तर पर आज भी जो है वो अपनाया जाता है। इंडिया में भी देखिए सेपरेशन ऑफ पावर को बिल्कुल इसी तरह अपनाया गया है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल 3 स्टेज में जो है वो सेपरेशन जो है पावर का किया गया है। रूसों की जो सामाजिक समझौता कार्यबंध है उसका भी जो है बहुत ज़्यादा रोल जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही फिलोसोफर इंस्पायर्ड द कॉमन पीपल, जो फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं, उन्होंने आम नागरिकों को इंस्पायर किया है विद रिवोल्यूशनरी आइडियाज़, अपने क्रांतिकारी विचारों से दैट प्रिपेयर्ड देम टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, जिसके कारण जो लोग जो हैं वो अन्याय के साथ लड़ सकें, अन्याय से जीत सकें। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, जो हमने बात करी मोंटेस्क्यू की, जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो थ्योरी दी गई है वो सबसे पहले जो है वो यूएसए ने ही अपनाई है। अगला पॉइंट है हमारा द टेनिस कोर्ट ओथ। यहाँ पर जो है लगातार हमने पीछे देखा था कि बास्टिल की जेल जब तोड़ दी जाती है तो उसके बाद जो है एक सभा जो है वो बाद में आयोजित की जाती है, जिसके में समय समय पर पब्लिक पर जो है वो टैक्स लगाए जाते थे। और टैक्स जो थे वो ये हमने नीचे डिस्कस किया था कि जो नीचे 3 स्टेजेस थे, हमारी आम पब्लिक जो थी वो टैक्स दे रही थी, और वही टैक्स जो है वो जनता वो दोबारा जब उन पर थोपे जाते हैं तो चूँकि उन पर आइडियाज़ जो हैं वो न्यू आइडियाज़ आ गई हैं, फिलोसोफर जो हैं उनके बारे में उनको जानकारी हो गई है, उनको सेपरेशन ऑफ पावर का पता चल गया। और जो मोंटेस्क्यू वो बिल्कुल विरोध है इस बात के कि जो डिवाइन राइट है राजा का, वो इसके बिल्कुल विरोध है कि राजा की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत के तहत नहीं हुई है। इस कारण जो है लोगों में चिंतन जो है वो जागृत हो जाता है और उनके थिंकिंग डेवलप होती है और भी ज़्यादा, जिसके कारण क्या होता है वो अपने अधिकारों की मांग करते हैं और वो इस बात से मना कर देते हैं कि भाई वो जो है वो टैक्स नहीं देंगे, जिसके कारण जो है किंग को भी एक तरीके से झुकना पड़ जाता है, क्योंकि बाद में वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, महंगाई
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और खाने पीने की वस्तुएं जो हैं वो आम वस्तुएं भी नागरिकों को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, राजा बाध्य हो जाता है, किंग को फोर्स किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रहने के लिए, यानी कि वहाँ पर क्या है, किंग तो अब भी होगा लेकिन वह किंग किसके नीचे है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होगा। हालांकि किंग ने इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं, लेकिन वो एक तरीके से गुप्त वार्ता किए हुए हैं पर्शिया और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से जो है इनका विवाह हुआ था, किंग लुई 16वें का। और प्रशा और ऑस्ट्रिया ये दोनों देश जो है वो काफ़ी ताकतवर माने जाते थे उस टाइम पर। तो इन्होंने जो है गुप्त तरीके से एक तरीके से यहाँ पर वार्ता जारी रखी है ताकि दोबारा से जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कौन आ सके, सम्राट आ सके, किंग आ सके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट हमने देखा ही था कि भाई जो बास्तिल की जेल है उसका तोड़ा जाना जो था, ये हमने अभी डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पर विद्रोह हो जाता है और इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बेसिक नीड जो लोगों की थी वो भी जो है वो उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ब्रेड जो वहाँ पर बेसिक नीड है, खाने पीने की वस्तुएं, जमाखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है लोग विद्रोह कर देते हैं और फ्रांसीसी क्रांति जो है। आगे चलते हैं। जब फ्रांस में ये भारी विद्रोह हो रहा था तो वहाँ पर एक मार्सले जो है राष्ट्रगीत, जैसे यहाँ पर इंडिया में फ्रीडम फाइट हुई, जब स्वतंत्रता संघर्ष हुआ तो यहाँ पर भी बहुत सारे राष्ट्रगीत जो है वो गाए गए थे। उसी तरह से फ्रांस का भी राष्ट्रगान जो है वो इसी टाइम पीरियड पर लिखा गया है, मार्सले। और इसमें लिखा किसने है, रोजेट द लाइल ने। इसके साथ ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जैकोबिन क्लब। और जैकोबिन क्लब के बारे में इंडियन हिस्ट्री में हम देखने को मिलता है कि भाई जो बाद में इस टाइम पीरियड पता नहीं, लेकिन जब टीपू सुल्तान आते हैं तो वो जो है वो इसके सदस्य बन जाते हैं, एक तरह से जैकोबिन क्लब के वो मेंबर भी थे। उसके बाद देखें जैकोबिन क्लब जो है वहाँ से स्टोरी आगे कैसे चलती है। यहाँ पर भी जो है विद्रोह कर दिया जाता है क्योंकि राजा जो है निरंकुश एक तरीके से हो चुका था, तो उसको जो है राजा को बंधक बना लिया जाता है और यहाँ पर दोबारा से जो है वो इलेक्शन करवाए जाते हैं। इलेक्शन जो है उसके लिए एज जो है वो डिसाइड हो जाती है कि 21 जिसकी भी एज होगी वो सभी क्या होंगे, वो चुनाव लड़ने के योग्य होंगे। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि फीमेल को राइट नहीं दिया गया, फीमेल जो है वो राइट टू वोट उनको नहीं मिलेगा। ये एक तरीके से इसकी सबसे बड़ी कमी जो है इसमें मान सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ये मान लिया गया है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो दे दिया गया है कि भाई किसी के पास संपत्ति हो अथवा नहीं हो, दोनों जो है किसके अधिकारी होंगे कि भाई वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और वो अपने सम्राट, अपने किंग को जो है, अपने रिपब्लिक को जो है वो चुन सकेंगे। यहाँ पर जो नई इलेक्शन होती है उसका नाम क्या रखते हैं, ये कन्वेंशन इसका नाम रखा जाता है, जो कि 21 सितंबर 1792 यहाँ पर राजतंत्री शासन पद्धति का अंत होकर एक रिपब्लिक युग जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। अगला जो पॉइंट है वो देखिए 1793 से 94 के बीच जो है यहाँ पर एरा ऑफ टेरर का नाम दिया गया है, आतंक का युग कहा गया है। रोबेस्पियर जो है यहाँ पर जो जैकोबिन क्लब के जो ये सदस्य थे यहाँ पर जो है एक तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये जो है एक तरीके से किंग यहाँ पर बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा सख्त पॉलिसी अपनाते हैं, जिसकी वजह से जो है जनता को बहुत ज़्यादा मतलब दुर्दशा उनकी हो जाती है। आप देखें कि ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ किसी भी व्यक्ति को जो है रोबेस्पियर के विरुद्ध जाने का अधिकार नहीं है, उनके खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट देने तक का राइट नहीं दिया गया है। एक तरीके से उनको बहुत ज़्यादा बर्डन कर दिया गया है। खाने पीने की चीज़ें भी जो हैं वो डिसाइड कर दी गई है कि सिर्फ इसी कंपनी या जो कह सकते हैं कि भाई यही ब्रेड जो है यही सबको खाना है, एक तरह का टेस्ट लोगों का नहीं हो सकता। इसके बावजूद जो है वो इतनी सख्त पॉलिसी अपनाते हैं जिसके कारण जनता उनसे परेशान हो जाती है। और रेवोल्यूशनरी कोर्ट जो है वो रोबेस्पियर ने ही स्थापित किया था। गिलोटिन व्यवस्था जो है एक तरीके से इन्होंने स्थापित कर दी थी, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी विद्रोह करता है, उनके अगेंस्ट कोई भी बात करता है, कोई बात रखता है, तो उसको जो है चाहे वो विरोधी दल का हो या उनके स्वयं के दल का हो, उसको क्या किया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा गिलोटिन व्यवस्था के द्वारा। गिलोटिन में क्या करते हैं, व्यक्ति को लेटा दिया जाता है और उसकी गर्दन पर जो है एक तरीके से हथियार के द्वारा जो एक मशीन तैयार की जाती है जिसके द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। फ्रांसीसी क्रांति से हमने ऊपर डिस्कस किया कि पहले तो कोई राइट दिया ही नहीं गया है, किसको, न फीमेल को न किसी और को
वोटिंग राइट सिर्फ उन व्यक्तियों को दिया गया था जिनके पास प्रॉपर्टी थी। बाद में जब ये कन्वेंशन आई है तो राइट मिला है, चाहे संपत्ति हो अथवा नहीं हो, लेकिन महिलाओं की भूमिका जो है वो एक तरह से नगण्य मानी गई, कोई उनका रोल नहीं माना गया, जबकि उन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक जो है फ्रांसीसी क्रांति में अपनी इम्पोर्टेंस दी है, अपना रोल निभाया है। लेकिन जब राइट की बात आई तो उनको पीछे खड़ा कर दिया गया है, पैसिव नागरिक माना गया, उन्हें एक्टिव माना ही नहीं गया है। 16+ क्लब जो है वो इन्होंने स्थापित करे हैं और इनके द्वारा जो है इन्होंने अपनी डिमांड रखी है कि हमें भी जो है वो एजुकेशन का राइट चाहिए, एजुकेशन जो है स्टेट के द्वारा जो है प्रोवाइड करवाई जाए। और काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद जो है वो इन्हें ये राइट मिलता है कि भाई एजुकेशन की डिमांड जो है इनके मान ली जाती है और इनको एजुकेशन का राइट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर और किसी भी तरह के कोई अधिकार इनको नहीं दिए गए हैं। वोटिंग राइट यानी मताधिकार से भी इनको वंचित रखा गया है। जबकि देखें इंडिया जब फ्रीडम हुआ तो वहाँ पर भी जो है 1947 में वयस्क मताधिकार, सभी नागरिकों को समान मताधिकार दे दिया गया है, महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया गया। लेकिन यहाँ देखिए फ्रांस एक ऐसा देश जहाँ पर काफ़ी समृद्ध माना जा सकता है, उसकी थिंकिंग देखिए, वो महिलाओं को जो है वोटिंग राइट देने को तैयार नहीं है। और 1945-46 में जाकर ये जो है यहाँ महिलाओं को क्या है ये वोटिंग राइट दे रहे हैं, जबकि इंडिया ने इनसे एक तरीके से पहले ही माने तो, क्योंकि इक्वल राइट जो है वो इंडिया ने दे दिया था। अगला जो पॉइंट है वो हमारा नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो यहाँ पर किंग बन जाता है, क्योंकि गिलोटिन व्यवस्था के द्वारा जो है ये जिन्होंने रिवोल्यूशनरी कोर्ट स्थापित करा था, रोबेस्पियर को भी जनता जो है वो इन्हीं के गिलोटिन व्यवस्था के तहत जो है वो इनका भी जो है हत्या हो जाती है, इनकी हत्या करवा दी जाती है। और विश्व को देन क्या है? विश्व को देन सबसे बड़ी देन है फ्रांसीसी क्रांति की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, जो आज भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जा सकता है। और इसके साथ ही विश्व के अन्य नागरिकों और जो देश हैं, संविधान हैं, उनके लिए एक आधारभूत ढांचे के रूप में जो है वो माना जा सकता है। विश्व में फ्रांसीसी क्रांति ने अद्वितीय भूमिका निभाई है।